सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यार ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम बेसिक से टिल दी एडवांस सारा ही कुछ कवर करने वाले हैं। ये तो 100% गारंटी दे सकता हूँ कि थ्योरी तो आपकी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। न्यूमेरिकल का कुछ क्वेश्चन बच जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में करने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, फार्मूला हम सारे करेंगे, ठीक है, और डिटेल में भी समझेंगे उनको, ठीक है। तो पहले तो यार टॉपिक है ये, ठीक है, ये देख लो, मैं स्लाइड ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं यार। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन होता क्या है, फिर उसके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, सेल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव फॉर थ्योरी, ठीक है, थ्योरी के पेपर में कहीं पर भी आ सकता है इसका कुछ। सेकेंड है यार इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पता होना चाहिए हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यार ये एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है, स्पेशली एयरफोर्स के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन मैंने इसको भी ऐड कर लिया है कि यार हम मतलब कोना तक छान मारेंगे यार, कुछ नहीं छोड़ना चाहते इस चैप्टर। थ्योरी करा है तो पूरा ही कवर करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली होता क्या, तो यार पहले हमें समझना होगा ये ग्रेविटेशन वर्ड होता क्या है और ग्रेविटी। तो मेन डिफरेंस हमें ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में। तो पहला हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल की। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन वो फोर्स होता है जो कि यूनिवर्स में अप्लाई होता है, ठीक है। यूनिवर्स में जो बॉडीज़ होती हैं, जो कि जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, तो प्लैनेट्स में अब जैसे कि पूरे सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। तो यार वो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होता है उनको रिवॉल्व करवाने के लिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो खुद ही से रिवॉल्व होते हैं, नहीं। तो जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वो फोर्स क्या करता है, उन बॉडीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, जिससे वो चारों ओर क्या होता है इसके घूमने लगते हैं, ठीक है। तो वो एक यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्स में अप्लाई कर रहे हैं हम उस फोर्स को, इसलिए हम ग्रेविटेशन नाम देते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बॉडीज़ की बात करेंगे तो वो बॉडीज़ कोई अर्थ की बॉडी नहीं होगी, वो हो सकती है बॉडी यहाँ पर अर्थ हो सकता है, ठीक है, अर्थ हो सकता है, अर्थ प्लैनेट है तो अर्थ हो सकता है, और मून हो सकता है, या फिर मून जुपिटर, कोई सा भी प्लैनेट ले लो ये प्लैनेट्स के बीच में। तो उन दोनों प्लैनेट्स या हेवनली बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो ग्रेविटेशन होता है। जहाँ पर ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, किसका, ग्रेविटेशनल का। इसमें क्या होता है, ग्रेविटी में हमेशा एक अट्रैक्टिंग बॉडी अर्थ तो रहती है हमारी, ठीक है, एक अट्रैक्टिंग बॉडी अर्थ तो रहती है। इसके अलावा और कोई दूसरी बॉडी हो सकती है, ठीक है, अर्थ के अंदर हो सकती है, ठीक है। अर्थ के अंदर में क्या कैसी कैसी भैगी बातें कर रहा हूँ। तो यार अब समझते हैं, ठीक है, मैं ज़रा स्लाइड को जूम कर देता हूँ और अब हम समझते हैं आगे। तो देखो हमने यार ये तो जान लिया कि यार स्मॉल जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है, ठीक है, ये तो हम जान गए। ये फोर्स होता है कि ये जो यूनिवर्स में अप्लाई कर रहा है, और ये केवल अर्थ के अंदर, जहाँ पर एक अट्रैक्टिंग बॉडी अर्थ होगी और दूसरी कोई अर्थ के अंदर बॉडी प्रेजेंट होती है जो भी, ठीक है। तो अब जैसे कि हम फ्री फॉल की बात करते हैं, तो फ्री फॉल का यहाँ पर देखो यार सिंपल मतलब निकलता है। जैसे कि अगर आप सपोज करो आप छत पे हो, ठीक है, आप अपने छत पे खड़े होकर एक अपने हाथ में बॉल लो और उसको मतलब उस पर आपको ऐसे छत के ऊपर खड़े होकर आपको नीचे बॉल फेंकनी है। तो आपको फेंकनी नहीं है अपने फोर्स से, आपको वह हाथ में रखनी है, आगे करना है और छोड़ देनी है, ठीक है, समझ रहे हो, आगे करना है तो छोड़ देनी है, आपको कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है। वो टोटली ही जो पूरा फोर्स अप्लाई करेगा वो हमारा स्मॉल जी, ठीक है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो फोर्स होगा, ठीक है, जो फोर्स ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स हो रहा है जनरेट, उसको अट्रैक्ट कर रही है उस बॉडी को अपनी तरफ, केवल उसी फोर्स को हमें इन्फ्लुएंस होने देना है वहाँ पर, ठीक है, और कोई फोर्स वहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाना है हमें, बस हाथ
हाथ में बॉल नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत लोग क्या होते हैं स्काई डाइविंग के समय क्या होता है, स्काई डाइविंग के समय जैसे कि आप वो मुझे पता तो नहीं पूरा एग्जैक्ट, लेकिन जैसे कि आप बहुत हाइट पे जाते हो और हाइट पे जाने के बाद सीधे ऐसे बिल्कुल आपको कोई फोर्स नहीं लगाता, आप सीधे ऐसे कूदते हो नीचे जाते हो, बस टोटली जितना भी फोर्स हो रहा है वो ग्रेविटी हम पे लगा रही है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से हम नीचे आ रहे हैं, हम पे ऊपर से किसी ने कोई फेंका नहीं है ना फोर्स दिया है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं, इस तरह के हम बॉडीज़ को फ्री फॉल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। अब यार एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यार अब यार हमने तो समझा ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी हमने समझा ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि इनमें से एक अट्रैक्टिंग बॉडी अर्थ होती है, दूसरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो प्लैनेट नहीं हो सकते, ठीक है। दो प्लैनेट के बीच में तो हेवनली बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कैपिटल जी वाला, ठीक है। तो एसेलेरेशन समझते हैं, एसेलेरेशन क्या होता है ग्रेविटी। जैसे कि आप सपोज करो कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम अब जैसे कि बॉडी जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल हो रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो उसके पास आता जाएगा उसका फोर्स क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप चिम्मक को लेते हो, ठीक है, चिम्मक एक आपने एक साइड रखी, उसके आपने कोई एक आयरन का ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर रहता है तो फोर्स थोड़ा कम, जैसे जैसे आप पास आने लगते हो फोर्स बढ़ने लगता है ना। आपने खुद करा फोर्स क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की वेलोसिटी में कंटिन्यूसली चेंज आने लगता है। और जहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होता है वहाँ एसेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी को हम क्या कहते हैं, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, समझ रहे हो। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आपकी जो अर्थ है, आपका जो गोला है उसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो आपको गोला तो नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसा कोई शेप होता है, हम उसको कह सकते हैं स्पैरिकल शेप होता है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड अब ये हमारा जो ग्रेविटी फोर्स होता है ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है और किन किन फैक्टर्स पे नहीं करता। तो पहली बात हम समझ लेते हैं किन किन फैक्टर्स पे ये नहीं करता। ये मास, साइज और शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अब हम इससे क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं चाहे कितना ही भारी क्यों ना ऑब्जेक्ट हो, चाहे कितना ही बड़ा उसका साइज क्यों ना हो, वो अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल हो रहा है, ठीक है, तो जो एसेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना भारी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मास ज़्यादा है या कम है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है। वो सब के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम ही काम करता है। सेकंड समझते हैं यार, सेम केस आता है जब हम बात करते हैं अपने वेट ऑफ अ बॉडी के। जैसे सपोज करो आपसे अगर कोई पूछे यार आपका वेट क्या है, ठीक है, तो आप तुरंत खड़े हो जाते हो वेइंग मशीन में, या आपको पता होता है जो वेइंग मशीन में जो मेजर आता है उसको ही आप बता देते हो अपना वेट, लेकिन वो आपका एग्जैक्ट वेट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। एग्जैक्ट जब हम बात करते हैं अपनी वेट की तो वो क्या है, हमारा मास है, ठीक है। मतलब एज आपका यहाँ पर जो मास की बात कर रहा हूँ वो आपका मास, ये वाला मास, ठीक है। इस मास की अगर मैं बात करूँ तो जितना भी मैटर कंटेन करती है बॉडी उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। तो हम अपनी बॉडी का अगर मैं अपने वेट की बात करता हूँ तो वो क्या होता है, अगर मैं वेट कहता हूँ तो वेट क्या होता है, वेट होता है एम इंटू जी, ठीक है। वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है। और जब मैं आपसे बात करूँ कि आपका कितना वेट है, तो ये आपको मतलब आपको एक्चुअली मास निकालना है, तो आपका जो भी वेट है उसमें से उसको डिवाइड कर दो किससे, जी से। जी की वैल्यू तो पता है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, डिवाइड करो और आपका जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट वेट या फिर आपका मास कह सकते हो, ठीक है। तो ये वेट क्या होता है, एक तरह से आपका खुद का वजन और साथ साथ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स
आपको खींच रहा है उसका भी ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। और ये क्या है, एक वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये तो पता ही हमको। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अट्रैक्ट कहाँ पर हो रही है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। और इसकी यूनिट अगर हम बात करें फोर्स में तो क्या होगी, न्यूटन। सिंपल है यार, वजन ही तो नाप रहे हो, वजन को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में, सिंपल। तो अब हम बात करते हैं यार न्यूटन्स के, मैं स्लाइड थोड़ी ऊपर, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए पहला तो फॉर्मूला हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, जी एम इंटू M1 × M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर M1 और M2 क्या होते हैं, दो बॉडीज़ या प्लैनेट के मास होते हैं, मतलब उनका मास ऑफ द बॉडी ऑफ प्लैनेट 1 या प्लैनेट 2 या बॉडी 1 या बॉडी 2, कुछ भी आप कह सकते हो। और आर क्या है, आर आपका डिस्टेंस है, आर आपका क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, सॉरी यार, आर क्या है आपका डिस्टेंस है बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अगर ये है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम आर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारी जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और इसकी यार यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एज पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या पता यार आपका ये वैल्यू तो सेम दे दी लेकिन यूनिट चेंज कर दी, बस यूनिट चेंज कर दी तो उसमें फिर गलत ऑप्शन आपको पता चलना चाहिए ना, अगर आपको यूनिट भी पता है तो न्यू यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो यार अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली इसको याद कर लो, ठीक है। M-1 L3 T-2, ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट होती हैं। या फिर आपको अगर भूल जाते हो, इन केस अगर भूल जाते हो तो आप निकाल सकते हो यहाँ से, इसी फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो। जी क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जी की वैल्यू निकालो तो आपका FR² अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है। तो अगर आप इसमें अगर अपनी डायमेंशन पुट करोगे, जैसे कि अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन LT -2, सॉरी मैं आगे लिख नहीं पाऊंगा, स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो यार इसकी हो जाएगी ML T-2, आर की क्या हो जाएगी L², M की M², ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो यार, बहुत ही आसान है भाई लोग। तो यार अब देखते हैं यार इस पर किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पहला तो ये डिपेंड नहीं करता ये नेचर साइज ऑफ द बॉडीज। तो यार यहाँ पर हम जो मास ले रहे हैं M1 एंड M2, ठीक है, M2 या M1 जो भी हम मास ले रहे हैं उन दो बॉडीज़ पर वो डिपेंड नहीं करता आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो आपका बॉडीज़ के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कहने को मेजर करा जाता है फॉर्मूले में लेकिन वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और आपकी दो बॉडीज़ के बीच में जो भी मीडियम है, ठीक है, मीडियम चाहे वैक्यूम कोई सा भी मीडियम हो, वो भी आप डिपेंड नहीं करता आपके कैपिटल जी के ऊपर, ठीक है। तो तभी हम कैपिटल जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आ सकता है भाई कि भाई जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बॉडीज एज वेल एज ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। सिंपल सा आंसर है इसका। अब हम बात करते हैं जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट करी, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है यार, कैवेंडिश, ठीक है, बता सकते हो यार। कुछ एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस, इससे क्या, तो यहाँ पर जो यार एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो हैं, जैसे कि हमने अब ये फोर्स तो समझ लिया, इस लॉ को तो समझ लिया, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी लॉ की मदद से हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं तो वो भी हम इस थोड़ी स्लाइड में जानेंगे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के अंदर जाने देंगे। तो यार पहला तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यार कि रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन या फिर अराउंड द मून, ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस लॉ की मदद से आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पहला
अब जो हमारे ओशंस में या हमारी सी वाटर में जो टाइड्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, टाइड्स फॉर्म होती हैं, तो वो किसकी वजह से फॉर्म होती है? वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एट्रैक्टिव फोर्स है। तो किन दो बॉडीज़ के बीच में? एक तो पहला तो मून ही हो गया और दूसरा सी वाटर हो गया। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स किन किन बॉडीज़ के बीच में होता है? मून और सी वाटर, ठीक है। तो टाइड्स जो आपकी फॉर्म होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉर्म होती हैं बिटवीन टू बॉडीज़। वो कौन कौन सी है? एक पहला मून और दूसरा सी वाटर या फिर ओशन है आपका, ठीक है। सेकेंड, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है किसका? सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण जो हम, ठीक है, तो इनके हम टाइम भी कैलकुलेट करते हैं इसी लॉ की मदद से, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड अगर देखें तो सेकंड यार इसका लास्ट है यार, ऑर्बिट्स एंड पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस। तो यार हम अपने प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स या रेवोल्यूशन के बारे में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस लॉ की मदद से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन इन चीज़ों में मदद आता है हमारा ये लॉ, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि यार इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी जान लेते हैं फटाफट। तो यार ये दो बॉडीज़ के मासेस के बीच में क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है मीडियम, ठीक है। तो हमने पहले जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरविंग मीडियम या मीडियम बिटवीन द टू मासेस, ठीक है। Mutual gravitational forces between the two bodies are equal and opposite, that is gravitational forces obeys the Newton third law of motion। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ओबेस करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स अगर दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वली है और अपोजिट भी है एक दूसरे के, ठीक है। तभी तो ना वो बिल्कुल अट्रैक्ट होती है एक दूसरे से, ना चिपकती हैं और ना दूर जाती हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ये फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड फॉर पॉइंट मासेस। अब यार पॉइंट मासेस यहाँ पर क्या होते हैं? पॉइंट मासेस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका डिस्टेंस अगर कोई बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करती है, अगर वो डिस्टेंस क्या लार्जर है किससे? उसके बॉडी के साइज से, ठीक है। अगर कोई डिस्टेंस जो उस बॉडी ने कवर करा है अगर वो लार्जर है उस ऑब्जेक्ट के साइज से, तो वो क्या हो जाता है? पॉइंट मास बन जाता है या पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं। तो यार जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो होल्ड करता है किन किन ऑब्जेक्ट्स के लिए? पॉइंट मासेस के लिए भी होल्ड करता है। ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये तो हमने समझ लिया, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ रहती है फोर्स की? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो इसका मैग्नीट्यूड है डज नॉट डिपेंड ऑन आर मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एंड सेकंड, ये एंगुलर डिपेंडेंसी नहीं है, एंगुलर डिपेंडेंसी भी नहीं है करता कोई, ठीक है। या फिर हम एंगुलर डिपेंडेंसी मतलब कि क्या हमारे जी की वैल्यू चेंज होती है? जी की वैल्यू क्या एंगल पे चेंज हो सकती है क्या? नहीं ना, एंगल पे चेंज नहीं होती जी की वैल्यू भाई। क्या हो रहा है ये? दूसरा यार ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो वो फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। ये केवल किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ये जिस पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में ही बात करा था कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, तो इसी से समझ जाओ कि वो पाथ पे भी डिपेंड नहीं करने वाले, केवल उन्हें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब रखते हैं वो, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, दूसरी बॉडीज़ के प्रेजेंस होने से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ा सा शेल थ्योरम के बारे में भी जान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। दिस थ्योरम गिव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट मासेस, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मासेस के लिए भी काम करता है, तो यहाँ पर पॉइंट मासेस क्या हमारे स्पेरिकल शेल या सॉलिड स्पेरिकल, जैसे कि स्पेरिकल शेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। जो कि जैसे आप अंगूठी मान लो, अंगूठी होती है, अंगूठी को हम कह सकते हैं स्पेरिकल शेल, और जहाँ पर सॉलिड स्फीयर एक तरह से अपना कह सकते हो बॉल बियरिंग्स जो होती हैं, ठीक है, लोहे की होती है, अंदर भी उनके अंदर पूरा सॉलिड रहता है सब।
तो यार इसके दो टाइप हैं, ठीक है, दो केस बनते हैं। पहला केस तो भाई ये बनता है इसका कि अगर एक पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल या सॉलिड स्पेयर अट्रैक्ट्स द बॉडी एज इफ द एंटायर मास ऑफ द शेल और स्पेयर वाज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सपोज करो यार कि जैसे कि एक शेल ये है, ठीक है, अंगूठी है एक, और एक सॉलिड स्पेयर है। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इस शेल से दूरी पर है, कोई ऑब्जेक्ट इस शेल पे दूरी पे है, ठीक है, तो इस स्पेरिकल शेल और इस पॉइंट से जो फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू जी, जैसे कि हमने बात कर रहा था, F इक्वल टू जी एम इंटू एम। अब कैपिटल एम तो इस वाली ऑब्जेक्ट का मास होगा, और स्मॉल एम क्या होगा, इस पी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास होगा। आर क्या होगा, डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में। तो आप इस अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है आउटसाइड द स्पेरिकल शेल या फिर सॉलिड स्पेयर के भी, ठीक है, कोई सॉलिड स्पेयर से आउटसाइड द ऑब्जेक्ट मास अगर लाई कर रहा है तो उसके बीच और इनके बीच में क्या फोर्स होगा, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। सेकंड बात करते हैं, सेकंड केस, जैसे कि अगर पॉइंट कोई जो भी पॉइंट मास है, अगर वो पॉइंट मास कहाँ जाता है, इनसाइड द स्पेरिकल शेल, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं शेल की बात करूँ, ये एक शेल है, अब भाई इनसाइड आ गया कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अ शेल वन मास विच इज़ वन मास विच इज़ इनसाइड द शेल इज जीरो, ठीक है। तो शायद ये लगता है ये थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया, मिस स्पेल नहीं, थोड़ा प्रिंटिंग एरर कह सकते हो, ठीक है, टाइप करना एरर हो गया, कुछ वर्ड मिस हो गया यहाँ पर। लेकिन हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है शेल के अंदर, इनसाइड द शेल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्पेयर के लिए वो सेम रहता है, ठीक है, सॉलिड स्पेयर के लिए सेम रहता है। अगर वो पॉइंट मास इनसाइड द शेल है तो वो ज़ीरो है, लेकिन इनसाइड द सॉलिड स्पेयर है इनसाइड द सॉलिड स्पेयर, तो वो फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जैसा कि अब ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल एज ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द शेल इज जीरो। अब हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल शील्डिंग हम नहीं कर सकते। शील्डिंग क्या मतलब, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके चारों ओर हमें कुछ मतलब आने से बचाना है, ठीक है, एक तरह से शील्ड समझ जाओ, शील्ड होता है अपने आप को बचाते हैं, तो ऐसी एक शील्डिंग अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की करूँ तो मैं ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनसाइड द सेल, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल एज ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द सेल इज जीरो, तो ये याद रखना है। अब चलते हैं आगे क्या है यार, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर, ठीक है, किन किन चीज़ों के लिए होल्ड करता है। पहला, जो दो बॉडी जो कि स्पेरिकल सिमेट्री रखते हैं, और ये तो यार सेम रटाया आ गया कि वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द मैटर, जो कि हम बात करते हैं। अब जैसे कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की, अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी प्लेनेट या किसी सैटेलाइट का अगर हमें मास निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करो, इफ़ वी वांट अ मास ऑफ अ प्लेनेट, अगर मुझे प्लेनेट का मास निकालना है, ठीक है, तो 4π² r³ अपॉन GT², ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, जैसे 4π² r³ अपॉन GT², दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द मास ऑफ अ प्लेनेट और अ सैटेलाइट, ठीक है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले यार कैपिटल जी की हमको वैल्यू पता है, क्या है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, आपका जो रेडियस है वो मीटर में रहने वाला है, ठीक है, और टाइम सेकंड में, मास किलोग्राम में, ठीक है, तो उनने बताई यूनिट। अब जैसे कि यहाँ पर टाइम, ये टी जो है यहाँ पर वो टाइम है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, वो सैटेलाइट की बात भी कर रहा हूँ, और प्लेनेट, क्योंकि हम दोनों की मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें प्लेनेट का मास निकालना है तो पहले तो हमें उसका बस क्या पता होना चाहिए, उसका रेडियस पता होना चाहिए, एंड सेकंड उसका हमें टाइम ऑफ रेवोल्यूशन पता होना चाहिए, रेवोल्यूशन, ठीक है, वो पूरे कितने टाइम में पूरा एक रेवोल्यूशन या एक उसके चारों ओर कितने टाइम में वो कवर कर लेता है।
आर क्या है, उसकी उस प्लैनेट की है, उस सैटेलाइट की क्या है, रेडियस है। ठीक है। तो आप यहाँ देखो, आपको ये देखो, ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर हैं लिखे हुए, लेकिन आपको बस केवल ये फॉर्मूला याद कर लो बस। ठीक है। इसकी मदद से आप किसी प्लेनेट की रेडियस भी निकाल सकते हो। ठीक है। और या फिर आपको टाइम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है इससे। अब आगे समझते हैं यार, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं गया, अर्थ के सरफेस, ऑन द सरफेस है, तो यार हमारा जो स्मॉल जी है उसकी क्या वैल्यू की, तो यार ये एक इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला। एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस क्या होगी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो यार अभी हम डेरिवेशन या वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये एक रिलेशनशिप याद रखो, स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और फिर आगे चलें, आगे क्या है, वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस के अंदर अगर वो फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो वो ना उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, ना साइज पे ना शेप पे। ठीक है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अर्थ के साइज पे डिपेंड करेगा, अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तभी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अलग, हर एक प्लैनेट की अलग अलग ग्रेविटी है। ठीक है। ये तो हम समझते ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स। ठीक है। तो जी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है वो हम जानेंगे। तो वो 4 फैक्टर है जिन पर जी की वैल्यू डिपेंड है। पहला है एल्टीट्यूड, दूसरा है डेप्थ, तीसरा है शेप ऑफ द अर्थ एंड चौथा है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर जी डिपेंड करता है। ठीक है। तो पहला जो है, पहला हमारा है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है। जी की वैल्यू कैसे अफेक्ट होती है, हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये थोड़ा सा अभी पूरा नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि मैं इसे पूरा कर देते हैं, तो हमने अभी रिलेशनशिप तो पढ़ा था, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होती है, ये होती है। और ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कैपिटल जी और स्मॉल जी में, रिलेशनशिप की तरह आप ये याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जी एम लिखा हुआ है, क्या मैं इस जी एम की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, क्या मैं जी एम को जी एम इक्वल टू जी आर लिख सकता हूँ। तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम टर्म समझ लेते हैं। आर क्या है, यहाँ पर हमारी रेडियस होगी, अर्थ की रेडियस होगी। और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी मास स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जो डिस्टेंस है, ये रेडियस हो गई अर्थ की और ये हाइट हो गई। तो बस इन दोनों को ऐड कर दिया और आपको डिस्टेंस मिल गया बिटवीन दी 2 बॉडीज। ठीक है। अब समझते हैं कि हमारी जो वैल्यू है जी की, वो क्या इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है अगर हम हाइट बढ़ा दें या कम कर दें। तो वैल्यू ऑफ जी क्या है, डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन दी हाइट। ठीक है। अगर कोई भी बॉडी की अगर हाइट आप बढ़ा देते हो तो वैल्यू ऑफ जी है क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को समझना चाहते हो तो एक मैग्नेट की मदद से समझ सकते हो। एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, उसके पास आप कोई भी एक आयरन ऑब्जेक्ट जितना पास लेते जाओगे तेज वो फोर्स लगाता है, और जितना दूर आप लेते जाओगे तो उतना वो फोर्स जो है कम होता जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है। तभी हम कहते हैं कि माउंटेन्स पे जो है जी की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। ठीक है। प्लेन्स पे हमारी जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और माउंटेन्स पे जी की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ
जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हाइट की वजह से कैसा वेरिएशन आएगा, अब डेप्थ की वजह से क्या वेरिएशन आएगा जी में वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला देख रहे हो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करने को है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, तो जी डी इक्वल टू, अब आप इसको और इसको तो कंपेयर कर रहे हो, तो ये नीचे वाला जी कहाँ चलेगा, ऊपर, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा बस। ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते हो, डी डेप्थ ऑफ द मास, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, और आर तो हमारी क्या हो गई, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आप सारे टर्म्स क्लियर भी हो गए। तो ये होता है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, ये ऑपरेशन है। अब हमारी वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे वैल्यू जो होगी डिक्रीज होती जाएगी। अब मैं जैसे कि अर्थ मान लो, जैसे एक मैं सपोज करता हूँ एक प्लेन है ये, ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे इससे, तो आपका जो जी की वैल्यू वो कम होती जाएगी। ठीक है, जितना ऊपर जाओगे उतना जी की वैल्यू कम हो। अब इस पॉइंट का जितना आप नीचे जाओगे उतना भी वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये आप कह सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीज, तो दोनों ही केस में जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है। तभी हम कहते हैं ना, हमारा जो वेट होता है, अगर हम अपनी सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाएँ और वहाँ पर अपना वेट के मेज़र करें, तो हमारा वेट क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मास जीरो नहीं होता, वहाँ पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तभी हम कहते हैं ना कि हम अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की शील्डिंग करानी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम शील्डिंग नहीं करा सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इनसाइड द शेल जीरो होता है।